कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो करेंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगी और हमारे फंडामेंटल को भी कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके हम 2 लेक्चर बनाएंगे और ये हमेशा सैटरडे के दिन और संडे के दिन आपके सामने हमेशा रहेंगे, जो जो हमें टॉपिक पूरे साल भर में महत्वपूर्ण लगे, जिसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट को बिल्डअप करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। हम उस प्रकार की घटनाओं को अपने कंसेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो घटना, उस घटना को हमारे सिलेबस में कहाँ पर महत्व है, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे और उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा एक पहला टॉपिक रहेगा, जो इस हफ्ते का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपको इकोनॉमी के सेक्टर को समझने में कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वो है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस। ये आर्थिक मंदी आई है वर्तमान में कोविड 19 नामक जो महामारी आई है, पेंडेमिक हुआ है, उस पेंडेमिक के कारण दुनिया की प्राय अर्थव्यवस्था ने अपने आप को बंद करके रखा है और इस बंद करने के कारण सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जो है प्राय बंद हो चुकी है और उस बंद होने के कारण हमें मंदी दिखाई दे रही। तो हम इस मंदी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस मंदी का क्या प्रभाव होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे मंदी क्या होती है। मंदी क्या होती है। दूसरा, वैश्विक मंदी किसे कहा जाता है, वैश्विक मंदी। फिर बाद में इस मंदी के अगर हम देखें तो कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र है, सेक्टर है जो इस मंदी के कारण प्रभावित हुए हैं, इफेक्टेड हुए। भारत के संदर्भ में हम देखेंगे उन क्षेत्रों को संवारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दूसरा, कैसे करना चाहिए, बहुत जरूरी, क्या क्या करना चाहिए और शुरुआत कैसी करनी चाहिए। और इस क्षेत्र में सरकार के प्रयास क्या है। इन पॉइंटों को हमें समझना है इस आर्थिक मंदी कोविड 19 के कारण जो आई है। पहली बात तो आपको हम ये बता दें कि जो मंदी आती है वो मंदी क्या होती है। तो आपको एक ईयर बताते हैं जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, वैश्विक जो वित्तीय वर्ष माना जाता है, वो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है अप्रैल से और मार्च के लास्ट तक के चलता है। और इस वर्ष को 4 भागों में बांटा जाता है, मतलब 3-3 महीने के इसमें बांटा जाता है, जिसे क्वार्टर कहा जाता है। तो जब 3 महीने का एक सेट, जब इस 3 महीने के एक सेट में जो वृद्धि की ग्रोथ रेट रहती है, जो अर्थव्यवस्था जिस ग्रोथ रेट से चलती है, आगे बढ़ती है, अगर उसमें नकारात्मकता आती है 3 महीने और उसके अगले 3 महीने में, तो उस समय में उसे अर्थशास्त्र की दुनिया में आर्थिक मंदी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में आया जाता है, आर्थिक मंदी के रूप में आया जाता है। और जब इस मंदी का प्रभाव वैश्विक रूप से होता है तो उसे कहा जाता है वैश्विक मंदी। अर्थात मंदी अगर किसी देश में हो तो उसे देश की मंदी, आर्थिक मंदी कहा जाएगा। और जब मंदी देश में किसी वैश्विक घटना के कारण हो तो उसे कहा जाता है वैश्विक मंदी। तो मतलब वैश्विक मंदी आ रही है, किसके कारण आ रही है, कोविड 19 के कारण। तो भारत में जो मंदी आ रही है वो भारत की मंदी नहीं है, भारत के कारण मंदी नहीं है, बल्कि घटना घटी कोविड 19 जैसी महामारी, जिसके कारण सभी देश अपने आप को लॉकडाउन कर बैठे और लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां बंद हुई और उन आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण हमें दिखाई दिए विश्व में आर्थिक गतिविधियां बंद और उसके कारण हमें मंदी दिखाई दी। क्या ये अब दिमाग में आता है क्या सर ये मंदी जो है ये विश्व में आने वाली मंदी पहली है कि इसके पहले भी मंदी आई? इसके बेटा पहले भी मंदी आई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वैश्विक मंदी थी 1929 की, और जो दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक मंदी आई 2008 में, जो अमेरिका के लेमन ब्रदर्स के
डूब जाने के बाद में। ये तीसरी ऐसी वैश्विक मंदी है जिसके विषय में वर्ल्ड बैंक, IMF और कई वैश्विक जो संस्था है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के विषय में हमेशा सूचकांक जारी करते हैं, जैसे कि विश्व आर्थिक मंच, ये प्रमुख रूप से UNCTAD, ये भी प्रमुख रूप से कहते आ रहा है कि भैया इस वैश्विक मंदी की स्थिति अब हमें दिखाई दे रही है कोविड-19 के कारण। अब इस कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी आ रही है, परंतु किस-किस, कौन-कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ, और उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, हमें दोनों रूपों में बात करना है। तो यदि हम देखें तो आर्थिक मंदी के कारण, इस कोविड-19 के कारण, इस कोविड-19 का अगर हम पहली बात देखें तो उसमें कहा गया कि भैया ये संक्रमित बीमारी है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में छींक के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से लगातार फैलती है। तो स्वाभाविक रूप से उन क्षेत्रों में को जरूर ये आर्थिक मंदी प्रभावित करेंगी जहां पर सघन मात्रा में लोगों की उपस्थिति होती है, तो वो क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए, तो हम सबसे पहले देखते हैं किसान का क्षेत्र प्रभावित हुआ, कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ, कपड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ, कपड़े क्षेत्र में भी लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, कपड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस्पात का क्षेत्र प्रभावित हुआ, लोहा। निर्माण क्षेत्र में अगर हम देखें तो निर्माण क्षेत्र भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, रोड वगैरह जो बनने का काम, अधोसंरचना का जो निर्माण किया जाता था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बंद करना पड़ा। और इसके कारण, इस लॉकडाउन के कारण जो प्रवासी लोग थे, उन प्रवासी लोगों का भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में पहली बार रिवर्स माइग्रेशन, प्लस में नहीं गए बल्कि उल्टा गए। पहले सब लोग अच्छा जीवन जीने के लिए गांव से शहर की ओर आते थे, इसे कहते हैं पुल फैक्टर। और इस पुल फैक्टर के कारण लगातार प्रवासी लोगों का हमेशा शहर की ओर क्या होता था, पलायन होता था। पर इस कोविड-19 के कारण अब उल्टा हो गया, और उल्टा होने के कारण अब जो मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग थे उनका अब रिवर्स माइग्रेशन हो, किस और हुआ, शहर से गांव की ओर। तो मतलब वो सभी सेक्टर भी प्रभावित हुए जो इन प्रवासियों के माध्यम से चलते थे। तो उद्योग भी कहीं ना कहीं इन लोगों के कारण चलता था, कपड़ा सेक्टर भी इन लोगों के कारण चलता था, किसान या कृषि क्षेत्र भी इन लोगों के कारण चलता था, ये प्रभावित हुआ। और इन सब के कारण सेवा क्षेत्र भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ, क्योंकि इन सभी क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को सेवा क्षेत्र के माध्यम से सुविधा दी जाती थी, पर अब ये सुविधा नहीं दी जा रही, तो स्वाभाविक रूप से जो सुविधा देने की पहले जो दर थी वो कम हो गई, तो स्वाभाविक रूप से आय भी कम हो गई। जब आय कम हो गई तो स्वाभाविक रूप से सेवा क्षेत्र से कई सारे लोगों की छटनी कर दी गई, तो वो भी सेक्टर प्रभावित हुआ। और इसलिए हमें समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था के जो सभी स्तंभ है वो कहीं ना कहीं इस वैश्विक मंदी के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होने की संभावना में अप्रभावित हुए। अब बात यह आई कि इस मंदी से हमें गुजरना है, पर इस मंदी को ओवरकम भी करना है, इसके प्रभाव से को हमें कम भी करते चलना है। तो प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जाए ये भी देखने लायक है, क्योंकि ये जब तक के अगर हम सिस्टमैटिक रूप से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वैश्विक मंदी से हम कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का एक बड़ा भाग, लगभग 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से 55% भाग जो है वो किसानी के रूप में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं खेती के लिए डिपेंडेबल है, खेती के ऊपर डिपेंडेबल है। तो हमें सबसे पहले इस वैश्विक मंदी से निकलने के लिए हमें कृषि के क्षेत्र पर कार्य करना चाहिए। कृषि के क्षेत्र पर कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अन्य क्षेत्र क्योंकि डिपेंडेबल रहते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर रहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में किसान या कृषि क्षेत्र आता है,
द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र या नौकरी। तो हर चीज एक दूसरे से डिपेंडेबल रहती है। कृषि क्षेत्र अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से कृषि क्षेत्र कच्चे माल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जब कच्चा माल अधिक मात्रा में मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी कीमत जो रहेंगी वो क्या होंगी, कम। और जब कीमत कम रहेंगी तो उद्योगों को कम कीमत पर कच्चा माल मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से उद्योगों से बनने वाली वस्तु की कीमत भी क्या रहेंगी, कम। और जब कीमत कम रहेगी तो स्वाभाविक रूप से कई सारे लोग इसको प्राप्त करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जब कई सारे लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें क्या दिखाई देगा, इन उद्योगों की आय में बढ़ोतरी। और जब उद्योगों की आय में बढ़ोतरी होगी तो ये उद्योग और अधिक उत्पादन करने के लिए लोगों को अपने यहाँ पर नौकरियों में क्या करेगा, रखेगा। तो सेवा क्षेत्र भी क्या होगा, अच्छा हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया हमें इस कोविड-19 के कारण जो वैश्विक मंदी आ रही है, तो इस वैश्विक मंदी से अगर भारत को बाहर निकलना है तो हमें कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए, तो सबसे पहले जो प्रवासी मजदूर है, जो वापस अपने घर गए, उन्हें वापस बुलाने का कार्य किया जाए, उनको वापस बुलाइए जाए। दूसरी बात, किसानों को ऋण दिया जाए, ऋण देकर उनको कार्य करने के लिए कहा जाए, ताकि कृषि के क्षेत्र में कार्य होते रहेंगे तो उससे दो फायदे रहेंगे। एक तो उद्योगों को कच्चा माल मिलते रहेगा और दूसरा खाद्य संकट कभी पैदा नहीं होगा। क्योंकि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दो रोटी तो दो कपड़े तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो खाद्य संकट की स्थिति भारत के सामने कभी आ नहीं पाएगी और उद्योगों को कच्चा माल भी मिलेगा। और बड़े क्षेत्र में हमें क्या दिखाई देगा, पैसा दिखाई देगा। बड़े क्षेत्र में लोगों को कहीं ना कहीं कृषि रोजगार देते हुए दिखाई देंगे। सरकार को कृषि के क्षेत्र में हमेशा ध्यान देना चाहिए, किसानों को हितों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। जितनी पुरानी योजना उनको और द्रुत गति से लागू करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे किसान संपदा योजना है, उसे और अधिक द्रुत गति से लागू करना चाहिए, जिसके माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से लोगों को क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। और किसानों की आय बढ़ेगी तो वो आर्थिक मंदी से कहीं ना कहीं निकल पाएंगे। इसी के बाद में हमें औद्योगिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। और औद्योगिक क्षेत्र में भी आपको बता दें, सूक्ष्म लघु एवं कुटीर उद्योग जो रहते हैं, जिसे एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है, हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको एक और गौर करने वाली बात बता दूं कि उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं। एक रहते हैं ऑर्गेनाइज और एक रहते हैं अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज उद्योग ऐसे रहते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून के अनुसार चलते हैं और सरकार को इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के विषय में जानकारी होती है। कितनी संख्या है कर्मचारियों की, कितनी नहीं, इन सभी के बारे में सरकार के बारे को जानकारी होती है। इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के उद्योग। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां पर सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि वो सरकार के नियमों के अंतर्गत आते नहीं है। और ये हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में है। और इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र का लगभग 90% है। और 90% क्षेत्र है जिसमें से एमएसएमई का महत्वपूर्ण भूमिका है। और एमएसएमई के माध्यम से हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि हमारे एमएसएमई जो उद्योग है, उनका आकार बहुत अधिक ज्यादा नहीं है। आकार बहुत अधिक ज्यादा नहीं होने के कारण इनकी उत्पादकता कम है। और जब उत्पादकता कम है तो स्वाभाविक रूप से इनकी लाभ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और यही कारण रहा कि इस कोविड-19 के कारण लगने वाले लॉकडाउन के 2 महीने की अवधि में ही इन एमएसएमई की कमर टूट गई। और इस एमएसएमई की जब कमर टूट गई तो इस कमर को फिर से दुरुस्त करने के लिए आवश्यक है कि भैया हम इनको क्या करें, रोजगार दें, इनको ऋण प्रोवाइड करवाएं। तो जब ऋण प्रोवाइड करेंगे तो ये उत्पादन के लिए आगे आएंगे। फिर इन बातों को भी देखें कि क्या कारण है कि भारत में एमएसएमई सेक्टर का जो आकार रहता है वो अधिक बढ़ नहीं पाता है। आकार बढ़ने का एक प्रमुख कारण है हमारे देश के ही कुछ नियम कानून। हम उन नियम कानून को भी बदलने की कोशिश करो। क्यों बदलने की कोशिश करो? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे नियम बना दिए गए जो कहीं ना कहीं एमएसएमई को बढ़ने ही नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर एक कानून ऐसा बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या 100 से अधिक हो जाती है तो उस उद्योग
के जो प्रयोक्ता प्रोमोटर है उसको अपने उद्योग में काम करने वाले लोगों की लिस्ट सरकार को देनी पड़ेगी और अपने उद्योग को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और साथ में उन रजिस्टर्ड लोगों के नामों को ध्यान में रखकर उनका पीएफ प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि जो कहा जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद में दी जाती है, वो भी उस उद्योगपति को देनी पड़ेगी। मतलब उस उद्योगपति के ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ जाता है जब वो 100 से अधिक वर्करों को अपने यहाँ पर क्या रखता है, नौकरी पर रखता है। तो कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियों से बचूं और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियों से बचूं, तो वो क्या करता है, वो अपने कभी भी उद्योग में 100 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति को दर्ज ही नहीं होने देता और इसके कारण क्या होता है, उद्योग क्या हो जाते हैं, छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। और इन बातों को हमें कोड करना चाहिए और इन बातों को कोड करके इन बातों को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करना चाहिए, तभी हमारे देश में एमएसएमई सेक्टर बड़े स्केल पर दिखाई देगा और जब बड़े स्केल पर दिखाई देगा तो रोजगार देने की संभावना, जो उसकी रियल पोटेंशियल है, रियल उसकी क्षमता है, वो उस क्षमता से कार्य कर पाएगा। क्योंकि इस कठिन परिस्थिति को हम अवसर में अगर बदलेंगे तो हम पुराने जड़ हो चुके कानूनों को भी हटा पाएंगे, जिसके कारण एमएसएमई सेक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हमें एमएसएमई सेक्टर पर ऋणों को प्रोवाइड किया जाए, जैसे सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर योजना बनाई गई जिसके तहत एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, वो देने की कोशिश की जाए, अच्छी बात है। तो हमें एमएसएमई सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ में उद्योगों के लिए जो उनकी जो किस्तों की दर रहती है, किस्तों की जो डेट रहती है, उसको कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए, होल्ड करके रख देना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ब्याज देने का हमेशा मन में भान ना रहे, जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो उद्योगों को शुरू करने से ही बचेंगे। जब उद्योगों को शुरू करने से बचेंगे तो रोजगार मिलेगा ही। कैसे, उनको लगे उस आज लोन लेंगे, उनके दिमाग में रहेगा कि अगले महीने में किस्त चुकानी है और भैया किस्त चुकानी, तो वो कोशिश करेंगे भैया लोन ही मत लो, उससे अच्छा लोन ही मत लो, जितना पैसा उतने में काम कराओ, तो रोजगार कम निकलेंगे। पर जैसे ही लोन मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से उस लोन के ऊपर ये बता दिया जाएगा कि भैया आपको इस लोन की जो किस्तें चुकाना है वो 6 महीने बाद या 1 साल के बाद में शुरू करना है, आप तब तक के अपने उद्योग को सेटल कर लीजिए। इसके माध्यम से औद्योगिक सेक्टर क्या रहेगा, वो थोड़ा और उभर कर आएगा। औद्योगिक सेक्टर में आप कपड़े क्षेत्र को कहीं ना कहीं ध्यान में रखिए, क्योंकि कृषि के बाद में सबसे ज्यादा अगर रोजगार देने वाला अगर कोई सेक्टर आता है तो वो आता है कपड़ा क्षेत्र, सूती वस्त्रों का क्षेत्र। अब वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के लिए आप काम करिए, थोड़ा सा जीएसटी का जो रेट है उसे कम करने की कोशिश करिए और साथ में इनके लिए एक फंड भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस प्रकार के सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मंदी आने पर अपने आप को तहस नहस कर जाते हैं। तो सरकार और नियोक्ता दोनों के माध्यम से इन सेक्टरों को कहीं ना कहीं संभालने के लिए एक फंड का निर्माण की भी कोशिश करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की आने वाली कंडीशनों से वो बाहर निकल पाए। क्योंकि वर्तमान में ऐसा बहुत सारे उद्योगों में देखा गया है, जिन उद्योगों में सिक्योरिटी की कमी है वो अपने आप को बर्बाद कर बैठे हैं। हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए और जब इतने सब बातों पर ध्यान देंगे तो हमारी आर्थिक मंदी की जो दर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। सरकार ने इसलिए काम भी किया। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की बात की और आत्मनिर्भर भारत की बात करके हर सेक्टर में उद्योग के जो प्रमुख 8 सेक्टर आते हैं, उन सभी 8 सेक्टरों पर, कृषि के क्षेत्र पर और सेवा क्षेत्र पर, सब जगह पर उन्होंने बात की। उन्होंने रिजर्व बैंक के माध्यम से लगातार उनके द्वारा जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसे कम करने की बात की गई, सीआरआर को कम करने की बात की, एसएलआर को कम करने की बात की गई, जो कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार भी वचनबद्ध है, प्रयासरत है कि हम किस प्रकार से इस वैश्विक मंदी से बाहर आ सके। तो हम अगले लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया गया भारत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, और वहां पर हम आरबीआई की महत्वता को भी बताने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई किस प्रकार से काम कर रहा है, और उसके साथ में हम बताने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आपको ये पहल अच्छी लग रही हो, तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत अधिक उसे शेयर भी करिए। थैंक यू।